दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर पे जा रहा हूँ। कहाँ है ये? हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था जी, मैकेनिक्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके मोशन पैदा हो गया उसके अंदर, तो आप उस मोशन की स्टडी करते हो मैकेनिक्स के अंदर। इसकी 4 ब्रांचेस है: काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है आपने पढ़ा है, तो वैसे भी आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको मोशन पैदा करना है, यू नीड फोर्स। आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा होगा। मिसाल के तौर पे एक ठेला खड़ा हुआ है, आप चाहते हैं वो चलना शुरू करे, हाथों से फोर्स लगा लो, चलना शुरू हो जाएगा। एक गाड़ी खड़ी हुई है, आप चाहते हो कि जी वो चले, तो आप उसमें पेट्रोल डालो, हीट पैदा होगी, हीट जो है वो फोर्स अप्लाई कर देगी, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। एक अगर आपके पास कोई बैग पड़ा हुआ है, आप चाह रहे हो वो चलना शुरू करे, उस पर धक्का लगाना शुरू कर दो, फोर्स अप्लाई कर दो। यानी ऑब्जेक्ट में मोशन कैसे पैदा होता है? ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा होता है। एक बात। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ नई खूबियां पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी रुकी हुई है, एक गाड़ी सॉरी चल रही है, तो अब उसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे कि स्पीड, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट होता है, अगर एक गाड़ी रुकी हुई है, उसकी कितनी स्पीड है? नहीं है उसमें कोई स्पीड। वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? कोई डिस्टेंस तय नहीं कर रहा। उसमें कितनी एक्सेलरेशन है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, जब वही गाड़ी चलना शुरू करेगी, नाउ इट हैज स्पीड, इट हैज एक्सेलरेशन, इट हैज डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 बातें की। अगर एक ऑब्जेक्ट चलता है तो किस वजह से चल रहा है? फोर्स की वजह से चल रहा है। और दूसरी ये बात की कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन वगैरह। अगर आप ऑब्जेक्ट के जो रीजन, मोशन का जो रीजन होता है यानी फोर्स, अगर आप फोर्स को पढ़ते हो, खाली ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसमें कितनी फोर्स लग रही है, कहाँ से फोर्स लगाई जा रही है, फोर्स को अगर हम ज्यादा कर दें, कम कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ऑब्जेक्ट के मोशन में सिर्फ फोर्स को स्टडी करेंगे तो ये मैकेनिक्स की सब ब्रांच हो जाएगी, डायनामिक्स। और अगर आप फोर्स नहीं पढ़े, अदर देन फोर्स, बाकी तमाम चीजें पढ़ें, अदर देन फोर्स, फोर्स के अलावा बाकी तमाम चीजें पढ़ें, यानी उसकी स्पीड कितनी है, उसमें एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, इस स्पीड के हिसाब से कितना डिस्टेंस तय करेगी, कितना टाइम कंज्यूम करेगी, वगैरह वगैरह, तो वो कहलाएगी काइनेमैटिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ना। अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन में सिर्फ फोर्स पढ़ें, ओनली फोर्स, दैट इज डायनामिक। और अगर आप फोर्स छोड़कर बाकी तमाम चीजें पढ़ें, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, तो दैट इज काइनेमैटिक्स। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरी ब्रांच पे, क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल, क्वांटम ये ऊपर वाला टर्म है। क्लासिकल आप बड़ी ऑब्जेक्ट को कहते हो ना, तो ये है मोशन ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट। यानी बड़ी बड़ी चीजों के अगर आप मोशन को स्टडी करोगे वो हो जाएगा क्लासिकल फिजिक्स। जैसे कि गाड़ी का मोशन, बाइक का, ट्रेन का, जहाज का, इंसान का, प्लेनेट्स का। अगर आप एक लार्जर ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करोगे, ये हो जाएगी क्लासिकल मैकेनिक्स। और अगर आप पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, इनके अगर आप मोशन को स्टडी करोगे तो ये हो जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये तो वो दोनों टर्म, क्वांटम और क्लासिकल, ये ऊपर वाली ब्रांचेस से आ गया। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप चलती हुई चीजों का, उनका मोशन स्टडी करते हो। इसकी 4 ब्रांचेस मैंने आपको बताई: काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। डायनामिक्स में आप फोर्स पढ़ोगे, काइनेमैटिक्स में आप सिवाय फोर्स के बाकी तमाम चीजें पढ़ोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बड़े ऑब्जेक्ट के मोशन पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में आप छोटे ऑब्जेक्ट्स के मोशन पढ़ोगे। उसके बाद अब दूसरी ब्रांच की बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स के बाद अब जो अगली ब्रांच है वो है जी, ये देखो अब ये मसले होते हैं मेरे साथ थोड़े। हाँ, 1 मिनट रुक जाए। हाँ जी, अब इसके बाद जो अगली ब्रांच है वो है एक्योस्टिक्स। एक्योस्टिक्स क्या होता है? क्या होता है एक्योस्टिक्स? हाँ एग्जैक्टली, सर जुबैर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। एक्योस्टिक के अंदर आप साउंड पढ़ते हो, स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का इफेक्ट, साउंड कैसे पैदा हो रही है, साउंड किस तरीके से जाती है, किस मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, किस मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर आप साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तो वो फिजिक्स की ब्रांच हो जाएगी एक्योस्टिक। उसके बाद अगली ब्रांच जो है एक्योस्टिक के बाद, उसको हम कह लेते हैं वो है
थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से बना हुआ है। थर्मो, थर्मो आप कहते हो हीट वगैरह को, टेम्परेचर वगैरह को। डायनामिक ये आप याद देख लें, फोर्स, वर्क, एनर्जी। इसके अंदर आप हीट प्लस वर्क पढ़ते हो, यानी हीट एनर्जी पढ़ोगे आप इसके अंदर, हीट एनर्जी का क्या इफेक्ट है वगैरह वगैरह, और उस हीट एनर्जी की वजह से जो वर्क हो रहा होता है उसकी स्टडी करते हो आप थर्मोडायनामिक्स के अंदर। थर्मोडायनामिक्स के बाद अगली ब्रांच है जी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने अक्सर देखा होगा, ये आपके जो चश्मों की दुकानें होती हैं उस पर लिखा हुआ होता है, चश्मे की दुकानों पे। तो इसमें आप लाइट एनर्जी स्टडी करते हो, ये लाइट एनर्जी है, इसकी स्टडी जो है वो ऑप्टिक्स में आ जाती है। ठीक है जी। तो कौन कौन से हो गई? मैकेनिक्स हो गई, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हो। एक्यूस्टिक हो गई, इसके अंदर आप साउंड की स्टडी करते हो। थर्मोडायनामिक्स हो गई, इसके अंदर आप हीट और उससे पैदा होने वाला वर्क जो होता है उसको स्टडी करते हो। ऑप्टिक्स के अंदर आप लाइट की स्टडी करते हो। नेक्स्ट ब्रांच है जी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में होता है या ये रेस्ट में होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसकी स्टडी करते हो आप। यानी जो ऑब्जेक्ट रुके हुए होते हैं, चलते हुए ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पढ़ रहे हो मैकेनिक्स में, जो ऑब्जेक्ट रुके हुए होते हैं उनकी स्टडी की जाती है स्टैटिक्स के अंदर। उसके बाद अगली ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? एटम्स के बारे में। एटम जो है, जो कि आप जानते हैं कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इस एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। इस एटम में न्यूक्लियस होता है। तो उस एटम की स्टडी करना, उस एटम का बिहेवियर दूसरे एटम्स के साथ वो किस तरह इंटरेक्ट करता है, फोर्स अप्लाई की जाती है तो क्या मामला होता है, इस एटम्स को स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। फिर आता है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पूरा एटम नहीं, उस एटम का जो पार्ट होता है, एक सेंट्रल पार्ट जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो, उसकी स्टडी करते हो, न्यूक्लियस की। ठीक है, आपने एटम का स्ट्रक्चर तो 9th मैट्रिक में देखा होगा। एटम गोल सा होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और सेंटर के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो तीसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, वो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉन और जो जिस दायरे में वो घूम रहा होता है ऑर्बिट, उसकी स्टडी नहीं करते, सिर्फ जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसकी स्टडी करते हो। ठीक है, इसमें ये एटम वगैरह आपने पढ़ा भी था, बिल्कुल लास्ट चैप्टर था आपकी मैट्रिक की फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। उसके बाद आपकी आती है जी प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? इसमें आप प्लाज्मा मैटर पढ़ते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा मैटर? प्लाज्मा मैटर क्या होता है? देखिए जी, कुदरती तौर पे हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि मैटर की कितनी स्टेट है, हम उसका जवाब दें 3, तो ये जवाब हो जाएगा जी गलत। मैटर की 3 स्टेट्स नहीं होती है, मैटर की 4 स्टेट्स होती है। एक होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी स्टेट का नाम होता है प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा नेचुरली अकरिंग नहीं है, कुदरती तौर पे नहीं मिलती अक्सर, ज्यादातर, या आपको यूं कह लें कि बहुत ज्यादा अबंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलती, लेकिन ये होती है। अब ये प्लाज्मा क्या होती है, इसके लिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। कहाँ गया? अब देखें, आपको जरा एक बिल्कुल पेंट की स्क्रीन नजर आ रही होगी, चेक कर लिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। हाँ, हाँ, अब मैं आपको समझा रहा था प्लाज्मा। तो मैंने आपको क्या कहा कि हम समझते हैं जी कि मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन मैटर में एक और स्टेट होती है, उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। वो स्टेट क्या होती है, उसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लें कि सपोज करें कि ये आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे जो है आप कह लें एटम्स को, गैस के एटम्स पड़े हैं आपके सामने। ये जी गैस के एटम्स है बहुत सारे, गैस जो है, कोई भी गैस है इसके अंदर, और ये उस गैस के एटम्स आ गए आपके पास बहुत सारे। ठीक है जी। अब अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, तो ये उसका होता है जी ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद ये होता है जी उसका न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको साइड में एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, चलें जी, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस न्यूक्लियस में ये जो सेंटर ब्लैक पोर्शन किया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एक एटम है गैस का, और आपका ये जो कंटेनर है, इसमें ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। अब आप क्या करें, अब आप अगर इस एटम में से बिजली गुजारें,
इलेक्ट्रिसिटी गुजारें या बहुत ज्यादा गर्म कर दें, बहुत ज्यादा हीट इसको अगर आप प्रोवाइड करें या इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो ये क्या होगा, ये एटम टूट जाएगा। ये एटम टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये अलहदा हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अलहदा हो जाएगा, ऐसे। ये ऑर्बिट ऑर्बिट ये सब खत्म हो जाएगा, ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, एक एटम टूट गया, अब उसका न्यूक्लियस है और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे आपके भी, ये जितने भी आपके पास ये गैस के एटम है अंदर, सबों के साथ ये मामला हो जाएगा। तो अगर आपने एक कंटेनर के अंदर गैस ली, उसके अंदर आपके पास नॉर्मल एटम है विद न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप उस गैस में से आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजारी या उस गैस को आपने बहुत गर्म किया, तो उसके सारे एटम्स टूट जाएंगे, उसके जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाएंगे। आपके पास अंदर एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। किसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस का और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स का। तो अब आपको इस मिक्सचर में दो चीजें मिल रही होंगी, आपको इस गैस के मिक्सचर के अंदर दो चीजें मिल रही होंगी। एक क्या होगा, न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे आपको अंदर, और उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम्स नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये जो मिक्सचर तैयार हो गया गैस का अंदर, जिसके अंदर गैस के एटम्स नहीं रहे, बल्कि अब इस मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं, खाली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। इस मिक्सचर को आप कहते हो प्लाज्मा। ये जो मिक्सचर तैयार हुआ, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड नहीं है, दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आप कैसे तैयार करते हो, आप गैस के एटम्स को ले लो, गैस के एटम्स के साथ ये ज्यादा इजीली हो जाता है। गैस के एटम्स लो जिसमें आपके पास एटम्स जो है वो पक्के बने हुए हैं, न्यूक्लियस है, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप उसमें से बहुत सारी बिजली गुजार दें या बहुत सारे आप उसके अंदर से हीट अप करें, तो उसके एटम्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अलग हो जाएंगे, और अब आपके पास एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा उस कंटेनर के अंदर। उस मिक्सचर में खाली न्यूक्लियस होंगे, बेयर न्यूक्लियस कहते हैं उनको, बिल्कुल अकेले न्यूक्लियस बगैर इलेक्ट्रॉन वाले, और उसके अलावा आपको उस मिक्सचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये जो आपके पास मिक्सचर है, इसको आप कहते हो मैटर की फोर्थ फॉर्म, प्लाज्मा। ठीक है जी। अब मैं वापस वर्ड पे जा रहा हूं। तो अब इस प्लाज्मा मैटर को पढ़ना, ये कहलाता है प्लाज्मा फिजिक्स। उसके बाद एक और ब्रांच है जी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। नाम से आइडिया हो जाता है, इसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स को कंबाइन करने के बाद जो आपको मॉलिक्यूल्स मिलता है, उस पर अगर आपने फिजिक्स उसकी स्टडी करी तो उसको आप कहोगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स। उसके बाद एक आती है जी एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में आप स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, खला के बारे में, यानी ये जो आपकी अर्थ से बाहर निकल जाए, तो जितनी भी आपके पास अर्थ से बाहर का जो रीजन है उसको आप स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन में एस्ट्रोफिजिक्स की ये बात लिखूंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेस, तो वो गलत हो जाता है। वजह ये है कि स्पेस तो हम उसको भी कहते हैं ना, जगह को, जो हमने मैटर की डेफिनेशन में इस्तेमाल किया था, एनीथिंग विच पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस हम जगह को भी कहते हैं। तो यहाँ ये स्पेस का वर्ड वो वाला जगह ना लगे, इसलिए हम इस डेफिनेशन को ऐसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनोमियल बॉडीज। एस्ट्रोनोमियल बॉडीज आप ऐसी बॉडीज को कहते हैं जो आपकी खला में मौजूद होती है, अर्थ का पार्ट नहीं है, वो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है, आपकी दुनिया से बाहर जितनी भी चीजें पाई जाती है उनको आप एस्ट्रोनोमियल बॉडीज कहते हो, जैसे कि सूरज, सितारे, या आपके जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, ब्लैक होल्स, दे ऑल आर एस्ट्रोनोमियल बॉडीज बिकॉज दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन अर्थ। ये जो भी चीजें जो अर्थ से बाहर होंगी, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमियल बॉडीज, और उन एस्ट्रोनोमियल बॉडीज के बारे में पढ़ना जो है वो कहलाता है एस्ट्रोफिजिक्स। तो अब इन ब्रांचेस में किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। बाकी आप और भी बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये सब आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, चलो मैं लिख लेता हूँ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप जो है वो मैटर की जो पहली फॉर्म बताई थी आपको, सॉलिड, आप उसकी स्टडी करते हैं। इसी तरह बायोफिजिक्स थी, ये भी आपकी मैट्रिक में आती है एक, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में आप बायोफिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं जी, हमारे पास फिजिक्स के अंदर बहुत सारे लॉज, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीजें जिनको आप जानदारों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिक्स अप्लाइड ऑन, हमारे पास फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेडिएशंस जो होती हैं, जैसे कि एक्सरेज, एक्सरेज जो है वो रेडिएशंस की टाइप है। अगर आपको एक्सरे के बारे में कुछ पढ़ना है, कोई मालूमात हासिल करनी है, तो वो आपको फिजिक्स में मिलेगा। वाई? बिकॉज एक्सरे जो है वो फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। लेकिन एक्सरे का
आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्सरे को इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हड्डियां होती हैं उनका पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हो, एक डायग्राम बना लेते हो। तो ये क्या हुआ, फिजिक्स की एक चीज को आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल कर दिया। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड, साउंड की एक टाइप होती है, फिजिक्स में स्टडी की जाती है, फिजिक्स में मिलेगी आपको अल्ट्रासाउंड की तमाम मालूमात, लेकिन आप उस अल्ट्रासाउंड को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बायोफिजिक्स के अंदर आप फिजिक्स की वो टेक्निक्स पढ़ते हैं जिनको आप फिर आगे जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इस्तेमाल करते हो। तो ये हो जाता है जी बायोफिजिक्स। उसके अलावा अगर आप लोगों को इन ब्रांचेस में कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। अच्छा जी, अब जरा टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया सर, मेडिकल फिजिक्स बायोफिजिक्स एक ही है क्या? जी एग्जैक्टली, टाइम थोड़ा कम रह गया है आज की क्लास का। अगर क्लास ऑफ होगी तो दोबारा ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सर जुबैर ने भी आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये ब्रांचेस हो जाती हैं। अब इस ब्रांचेस के बाद आपके पास जो अगला टॉपिक आता है, ये ब्रांचेस हो गई है। इसके अलावा कोई और ब्रांचेस आगे आके इस्तेमाल होंगी तो वो मैं आपको जैसे जैसे याद आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी जहन में आई है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,